हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 6 गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एग्जामिन द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियंस इन साउथ ईस्ट एशिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले इंडियंस को कौन से चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। हमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर सब एंगल से समझना है। आंसर। इंट्रोडक्शन, साउथ ईस्ट एशिया में इंडियंस की प्रेजेंस मेनली कॉलोनियल पीरियड से स्टार्ट होती है, जब उन्हें लेबर, ट्रेडर और प्रोफेशनल के रूप में लेकर गए थे। आज मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार और थाईलैंड में बड़ी इंडियन कम्युनिटीज है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन के बावजूद उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इस आंसर में हम इन चैलेंजेस को हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल डायमेंशन से समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेशन। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम इंडियंस को मलया, बर्मा और सिंगापुर ले जाया गया था प्लांटेशन, रेलवे और माइनिंग में काम करने के लिए। साथ ही ट्रेडर्स और क्लर्क्स भी सेटल हो गए, जिससे तमिल, पंजाबी, गुजराती और सिंधी कम्युनिटीज बनी। कॉलोनियल पीरियड में इनका सेटलमेंट पैटर्न उन्हें अलग और माइनॉरिटी बना देता था। एग्जाम्पल, बर्मा में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियंस को एक्सपेल भी कर दिया गया 1960 में। 2. पॉलिटिकल चैलेंजेस। कई कंट्रीज में इंडियंस को आउटसाइडर्स के रूप में देखा जाता है इवन आफ्टर जनरेशंस। मलेशिया में भूमिपुत्रा पॉलिसी मलेस को ज्यादा प्रायोरिटी देती है और इंडियंस को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। म्यांमार में इंडियंस की सिटीजनशिप राइट्स छीन ली गई थी। सिंगापुर में इंडियंस को रिकॉग्नाइज तो किया जाता है, लेकिन उनका नंबर कम होने की वजह से उनको अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने में प्रेशर होता है। ओवरऑल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत लिमिटेड है। 3. सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। प्लांटेशन वर्कर्स और लोअर क्लास इंडियन कम्युनिटीज पॉवर्टी और लिमिटेड अपवर्ड मोबिलिटी फेस करते हैं। मलेशिया में एजुकेशन और जॉब्स में प्रो मले पॉलिसी के वजह से इंडियंस को डिसएडवांटेज होता है। कई इंडियंस अभी भी लो पेइंग जॉब्स में हाई कॉन्सेंट्रेट है। एग्जाम्पल, मलेशिया के रबर प्लांटेशन वर्कर्स को बहुत सालों तक पुअर वेजेस मिलते रहे। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी उनकी मार्जिनलाइजेशन को और स्ट्रांग बनाती है। 4. कल्चरल और आइडेंटिटी इश्यूज। इंडियंस की डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, रिलीजन और ट्रेडिशंस की वजह से उन्हें एलियनेशन फील होता है। यंगर जनरेशंस में इंटरमैरेज और अर्बनाइजेशन के वजह से आइडेंटिटी डाइल्यूट हो रही है। फेस्टिवल्स जैसे दीपावली सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन उन्हें मेन स्ट्रीम कल्चर का पार्ट नहीं बनाया जाता। स्किन कलर, स्टेरियोटाइप्स और असिमिलेशन का प्रेशर इंडियंस के लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करता है। 5. डिस्क्रिमिनेशन और सोशल टेंशंस। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के दौरान कई जगह इंडियंस को कॉलोनियल रूल से एसोसिएट करके टारगेट किया गया। मलेशिया और म्यांमार में एंटी इंडियन राइट्स भी हुए। इंडियंस को सेकंड क्लास सिटीजन्स के रूप में ट्रीट किया जाता है एजुकेशन, जॉब्स और हाउसिंग में। इनके इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बावजूद उनकी मार्जिनलाइजेशन अभी भी एग्जिस्ट करती है। कंक्लूजन, साउथ ईस्ट एशिया के इंडियंस अपने ट्रेड, एजुकेशन और कल्चर के थ्रू लोकल सोसाइटीज को एनरिच करते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है। अगर होस्ट कंट्रीज इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाएं और इंडियन कम्युनिटीज अपनी इंटीग्रेशन के साथ अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करें, तो सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। उनकी कहानी एक तरफ स्ट्रगल है और दूसरी तरफ रेजिलियंस की एग्जाम्पल भी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Briefly describe the reforms introduced by post-Mao leadership in People's Republic of China. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि माओ जेडोंग की डेथ 1976 के बाद नए लीडर्स ने कौन से रिफॉर्म्स लाए। फोकस करना है डेंग सियाओपिंग के रिफॉर्म्स पर, जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, पॉलिटिकल चेंजेस और फॉरेन पॉलिसी।
बेसिकली हमें दिखाना है कि चीन का डेवलपमेंट ट्रैक कैसे बदला पोस्ट माओ ईरा में। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1976 में माओ जेडोंग की डेथ के बाद चीन एक नए दौर में एंटर हुआ। माओ के टाइम कल्चरल रेवोल्यूशन और स्ट्रिक्ट कम्युनिज्म था, लेकिन डेंग सियाओपिंग ने एक नया मॉडल स्टार्ट किया जिसे रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप कहा गया। यह रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन पर बेस्ड थे। अब आइडियोलॉजी से ज्यादा फोकस प्रैक्टिकलिटी और रिजल्ट्स पर था। आगे हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फॉरेन और सोशल रिफॉर्म्स को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। कलेक्टिव फार्मिंग हटाकर फार्मर्स को अपनी जमीन पर काम करने और सरप्लस बेचने की फ्रीडम दी गई। इससे प्रोडक्टिविटी और रूरल इनकम दोनों बढ़ गए। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। स्टेट एंटरप्राइजेस को ऑटोनॉमी दी गई, प्रॉफिट इंसेंटिव और ड्यूल प्राइसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इंडस्ट्री में एफिशिएंसी और ग्रोथ बढ़ने लगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (SEZ) शेंजन जैसे सेज बनाए गए जहां पर टैक्स इंसेंटिव्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया। ये SEZ चीन के एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हब बन गए। मार्केट सोशलिज्म। डैंग का फेमस लाइन था, बिल्ली का रंग कैसा है ये मैटर नहीं करता, जरूरी ये है कि वो चूहे पकड़ती है। मतलब कैपिटलिस्ट टूल्स को सोशलिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर उस किया गया। 2. पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। डिसेंट्रलाइजेशन। लोकल गवर्नमेंट्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पावर्स मिली। इससे कंपटीशन और इनोवेशन को बूस्ट मिला। पार्टी और स्टेट सेपरेशन पार्शल। पार्टी और स्टेट के रोल्स को थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश हुई, पर कम्युनिस्ट पार्टी का फाइनल कंट्रोल बना रहा। लीडरशिप रिफॉर्म्स। कलेक्टिव लीडरशिप प्रमोट की गई ताकि एक लीडर का पर्सनल कल्ट ना बन सके। रिटायरमेंट एज और टर्म लिमिट्स लगाई गई। 3. फॉरेन पॉलिसी और ओपनिंग अप। इंटरनेशनल रिलेशंस। USA और दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए गए। वर्ल्ड बैंक और IMF मेंबरशिप ली गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर्स को एलो किया गया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को प्रमोट किया। ओपन डोर पॉलिसी। ट्रेड लिबरलाइजेशन के जरिए चीन को वर्ल्ड इकोनॉमी में इंटीग्रेट किया गया। 4. सोशल और कल्चरल रिफॉर्म्स। एजुकेशन और साइंस। यूनिवर्सिटीज को रिवाइव किया गया और टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस किया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ग्रोथ का इंजन माना गया। मिडिल क्लास का उदय। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुई और मिडिल क्लास इमर्ज हुई। कंट्रोल विद लिबरलाइजेशन। इकोनॉमी लिबरलाइज हुई लेकिन पॉलिटिकल डिसेंट कंट्रोल में रखा गया, जैसे 1989 टियाननमेन क्रैकडाउन ने दिखाया। कंक्लूजन। डेंग सियाओपिंग के रिफॉर्म्स ने चीन को एक क्लोज्ड अग्रेरियन इकोनॉमी से ग्लोबल पावर बना दिया। इकोनॉमी ग्रो हुई, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुआ। लेकिन इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस जैसे चैलेंजेस अभी भी बने रहे। फिर भी यह रिफॉर्म्स ने चीन के आगे के सफर की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना दी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. A hallmark of Southeast Asia is the diversity of political systems in the region. Elucidate. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें साउथ ईस्ट एशिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स की वैरायटी समझनी है। हमें बताना है कि अलग अलग कंट्रीज ने मोनार्की, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, ऑथोरिटेरियन रूल और कम्युनिस्ट सिस्टम को अपनाया। एग्जाम्पल्स के थ्रू ये दिखाना है कि किस वजह से ये डाइवर्सिटी डेवलप हुई। आंसर। इंट्रोडक्शन। साउथ ईस्ट एशिया दुनिया के सबसे डाइवर्स रीजन्स में से एक है, जहां कल्चर और रिलीजन के साथ साथ पॉलिटिक्स भी अलग अलग है। थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया जैसे कंट्रीज अपने अपने यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम्स फॉलो करते हैं। यह डाइवर्सिटी कॉलोनियल हिस्ट्री, नेशनलिज्म, इकोनॉमिक नीड्स और लोकल कल्चर से बनी है। इसी वजह से साउथ ईस्ट एशिया को समझने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम्स की अलग अलग फॉर्म्स को देखना जरूरी है। मेन बॉडी। 1. कॉलोनियल लेगेसी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कॉलोनियलिज्म ने साउथ ईस्ट एशिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया। इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे कंट्रीज ने डच और स्पेनिश अमेरिकन रूल से डेमोक्रेटिक आइडियाज अडॉप्ट किए। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ने फ्रेंच कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट स्ट्रगल किया और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स उभरे। थाईलैंड एक एक्सेप्शन है जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, इसलिए वहां मोनार्की प्रिजर्व हुई और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स आए। कॉलोनियल पास्ट ने हर देश के लिए अलग पॉलिटिकल बेस क्रिएट किया।
2. मोनेकी और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स। थाईलैंड में मोनेकी अभी भी एग्जिस्ट करती है एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी। किंग सिंबॉलिक होते हुए भी पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस रखते हैं। कंबोडिया में किंग नोरोडम सियानक ने मॉडर्न पॉलिटिक्स और मोनेकी को मिक्स किया। ब्रुनेई अभी भी एक एब्सोल्यूट मोनेकी है जहां सुल्तान के पास पूरा पावर है। मोनेकी अलग अलग फॉर्म में दिखाई देती है, ब्रुनेई में एब्सोल्यूट, थाईलैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल और कंबोडिया में हाइब्रिड। 3. ऑथोरिटेरियन और मिलिट्री रूल। म्यांमार में मिलिट्री ने कई सालों तक पावर होल्ड किया और डेमोक्रेसी को रिस्ट्रिक्ट किया। इंडोनेशिया में सुहार्टो के टाइम पर ऑथोरिटेरियन रूल था जो गाइडेड डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। सिंगापुर फॉर्मली डेमोक्रेसी है, लेकिन एक हाई डोमिनेंट पार्टी PAP के अंडर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चलता है। ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स डिफरेंट शेड्स में मिले, कभी हार्ड डिक्टेटरशिप टू कभी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। 4. कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल्स। वियतनाम और लाओस ने इंडिपेंडेंस के बाद कम्युनिस्ट वन पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया। वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी का फुल कंट्रोल है, लेकिन 1980 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोई मोई ने मार्केट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। नॉर्थ कोरिया, जो साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा नहीं है लेकिन कंपैरिजन के लिए एक रिजिड सोशलिस्ट और हेरेडिटरी सिस्टम फॉलो करता है। यह सिस्टम्स दिखाते हैं कि सोशलिज्म ने रीजन के कुछ देशों को स्ट्रांगली शेप किया। 5. डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट्स और पार्टी पॉलिटिक्स। फिलीपींस ने अमेरिकन मॉडल फॉलो करके प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बनाई जिसमें इलेक्शंस और सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है। मलेशिया में फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां मल्टीएथनिक कोalition डोमिनेट करती है। इंडोनेशिया ने सुहार्टो के बाद डेमोक्रेसी अडॉप्ट की और डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स भी अलग अलग फॉर्म्स में मिले जो लोकल हिस्ट्री और सोसाइटी के हिसाब से शेप हुए। 6. डाइवर्सिटी के रीजंस। कॉलोनियल रूल का फर्क हर कंट्री पर अलग पड़ा। एथनिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी ने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को शेप किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने ऑथोरिटेरियन या डेमोक्रेटिक चॉइसेस को डिसाइड किया। नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स ने सिस्टम्स को कम्युनिज्म, मोनार्की या डेमोक्रेसी की तरफ पुश किया। कंक्लूजन। साउथ ईस्ट एशिया एक पॉलिटिकल मोज़ेक है जिसमें मोनार्की, डेमोक्रेसी, ऑथोरिटेरियन और कम्युनिस्ट सिस्टम सब एग्जिस्ट करते हैं। यह डाइवर्सिटी रीजन के हिस्ट्री, कल्चर और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है। हर देश का अपना पॉलिटिकल पथ है, इसलिए इस रीजन को समझने के लिए कंपैरेटिव स्टडी जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Trace the genesis of the nationalist movement in Vietnam. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि वियतनाम में नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। मतलब इसका बैकग्राउंड, कॉलोनियल रूल का इम्पैक्ट, पहली मूवमेंट्स और इंपॉर्टेंट लीडर्स का रोल बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। वियतनाम का नेशनलिस्ट मूवमेंट बेसिकली उनकी स्ट्रगल थी जो उन्होंने फॉरेन रूल के खिलाफ की, पहले फ्रेंच के अगेंस्ट और बाद में जापानीज के अगेंस्ट। जेनेसिस का मतलब है शुरुआत, तो यहां हमें नेशनलिज्म के ओरिजिन पे फोकस करना है। फ्रेंच एक्सप्लॉयटेशन, नए आइडियाज और ग्लोबल मूवमेंट्स ने इस स्ट्रगल को शेप किया। लीडर्स जैसे फन बोई चाओ, फन छूट्रिन और हो ची मिन ने इसे आगे बढ़ाया। मेन बॉडी। 1. कॉलोनियल बैकग्राउंड और फ्रेंच डोमिनेशन। 19वीं सेंचुरी के मिड में फ्रेंच ने वियतनाम को कॉलोनाइज करके उससे फ्रेंच इंडोचाइना का पार्ट बनाया। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे राइस, कोल और रबर को एक्सप्लॉयट किया गया। हैवी टैक्सेस और फोर्स्ड लेबर की वजह से पेजेंट्स को बहुत परेशानी हुई। यह एक्सप्लॉयटेशन नेशनलिस्ट रेजिस्टेंस की फाउंडेशन बन गया। 2. कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। फ्रेंच रूल ने कन्फ्यूशन सिस्टम को डिस्टर्ब किया, लेकिन साथ हाई वेस्टर्न एजुकेशन और नए आइडियाज भी लाए। एजुकेटेड यूथ ने लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट्स पढ़े। फन बोई चाओ ने वियतनामीज रेस्टोरेशन लीग बनाया और रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल को प्रमोट किया। फन चूट्रिन ने पीसफुल रिफॉर्म्स और एजुकेशन को प्रमोट किया। दोनों तरीके, एक वायलेंट और एक रिफॉर्मिस्ट, नेशनलिस्ट स्ट्रगल के 2 रास्ते बन गए। 3. पेजेंट रेजिस्टेंस और अर्ली मूवमेंट्स। वियतनाम एक अग्रेरियन सोसाइटी थी, तो पेजेंट्स हर स्ट्रगल का हिस्सा बने। कैन वॉर्म मूवमेंट, सेव द किंग मूवमेंट ने मोनार्की को रिस्टोर करने और फ्रेंच रूल को खत्म करने की कोशिश की। यह मूवमेंट्स फेल तो हुए, लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस का स्पिरिट जिंदा रखा। 4. ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस और रेवोल्यूशनरी लीडर्स। जापान का 1905 में रशिया पर जीतना एक बड़े इंस्पिरेशन था एशियन देशों के लिए, इंक्लूडिंग वियतनाम।
वर्ल्ड वॉर 1 ने यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स को वीक कर दिया। हो ची मिन एक प्रोमिनेंट लीडर के रूप में सामने आए। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से इंस्पायर होकर उन्होंने 1930 में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। नेगेट इन सोवियत मूवमेंट 1930-31 ने मास मोबिलाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल दिया। 5. ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल और नेशनल लिबरेशन की तरफ। 1930 और 40 में नेशनलिस्ट मूवमेंट ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल बन गया। हो ची मिन ने वियत मिन बनाया जो अलग अलग ग्रुप्स को यूनाइट करता था इंडिपेंडेंस के लिए। जापानीज ऑक्यूपेशन ने और ज्यादा स्ट्रगल को इंटेंस कर दिया। 1945 में हो ची मिन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। कंक्लूजन 5-6 लाइन्स। वियतनाम का नेशनलिस्ट मूवमेंट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग और ग्लोबल इंस्पिरेशन का रिजल्ट था। पेजेंट स्ट्रगल्स, रिफॉर्मिस्ट और रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने इसे स्ट्रांग बनाया। ये जेनेसिस एक पावरफुल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कन्वर्ट हुआ जिसमें वियतनाम ने अपना नया राष्ट्र बनाया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।